रविंद्र, ये बैकरूम स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस की जाती है कि कैसे अपने विरोधियों को आपको चित्त करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपना जनाधार बढ़ाना है और वोटर के बीच वो संदेश देना कि विकास के एजेंडे को धार देते हुए, जैसे हमें इन 4 राज्यों में पार्टी दिखाई दी है कि विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना और फिर लोगों में ये विश्वास, एक भरोसा जगाना कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, वो कल्याणकारी योजनाएं जो हैं हम उस पर आगे काम कर रहे हैं। यही एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई आपको नजर आ रही है गुजरात चुनावों को लेकर पार्टी के भीतर? मीमान साहब, बीजेपी में गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनकी स्ट्रैटेजी समझिए कि अगर एक वोट बैंक उनसे छिटकता है या नाराज होता है, उसकी भरपाई वो दूसरे वोट बैंक से करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, ये कहा गया कि जाट नाराज थे, थोड़े बहुत नाराज थे, जिस तरह से 2017, 14, 19 में वोट पड़ा, उससे कम वोट पड़े, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने कहाँ से की? गैर जाटो आज भी मायावती के साथ है, लेकिन गैर जाटो जो वोट था वो उन्होंने उसमें अपने पाले में लाने की कोशिश की और लाए भी। महिलाओं के एक अलग से वर्ग बनाए, लाभार्थियों का एक अलग से वर्ग बनाया जो जातियों से ऊपर उठकर था, महिलाएं जो जातियों से ऊपर उठकर था, ऐसे उन्होंने वोट बैंक बनाया। गुजरात में पाटीदार अगर नाराज थे तो उन्होंने आदिवासियों में अपनी पैठ बनाई, वहाँ के दूसरे जो वर्ग थे उसमें पैठ बनाई, उसकी भरपाई की। और ये लगातार प्रोसेस चालू है बीजेपी का, और उनको पता होता है 2 महीने 3 महीने पहले कि हमारा एंटी इनकम्बेंसी है, विधायकों के खिलाफ नाराजगी है, सत्ता में हम 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, तो उसकी नाराजगी होगी, उसकी भरपाई कैसे की जाए। गुजरात में उन्होंने दिखाया कि सबको, जो होता है ना, आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, सुना होगा कि सबको बदल दो, तो वहाँ पर सबको बदल दिया गया। एक भरपाई उन्होंने इससे ऐसे की, अगर कोई वर्ग वहाँ पर नाराज है तो दूसरे वर्ग से उसी के कमोबेश जो वोट बैंक हो सकता है या फिर एक समूह हो सकता है, उसको पाले में लाने की कोशिश की जाएगी वहाँ पर। वो उसके लिए कांग्रेस का जो वोट बैंक है जो सालों से रहा है उसमें छिद्र करने की कोशिश की जाएगी, उसमें सेंध मारने की कोशिश की जाएगी, और ये लगातार उनकी कोशिशें जारी रहती है। एक बात और है, मीमांसा जी, जो प्रदीप जी बोल रहे थे कि सिकंदर की बात उन्होंने कहा, सिकंदर विश्व विजय पर निकला था, जहाँ जहाँ जीतता था अपने छत्रप को बैठाता था, लेकिन छत्रप क्या थे, वो अपने ही इर्द गिर्द सत्ता में रखे और सिकंदर को आगे मदद नहीं पहुंचाई। जब पोरस से हुआ लड़ाई तो सिकंदर थक गए थे, उनकी सेना थक गई थी। वही अरविंद केजरीवाल बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उनके छत्रप उस क्षेत्र को संभाल पाएंगे? क्या मान जो है ये भगवंत मान, ये क्या पंजाब जैसे राज्य को संभाल पाएंगे? अलगाववाद और कई तरह के आरोप जो उनके ऊपर लगे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पंजाब का जिक्र किया था मीमांसा, उसमें उन्होंने एक लाइन कहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता पंजाब में हैं, उनको बधाई, उनके संघर्ष के लिए बधाई, लेकिन उनको अलगाववादियों पर नज़र रखना पड़ेगा, उनसे संघर्ष लगातार करना पड़ेगा। एक मैसेज था। ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ऐसे शीर्ष स्तर पर बैठे व्यक्ति द्वारा एक मैसेज दिया गया था, वो आम आदमी पार्टी के लिए हो या फिर पंजाब की जनता के लिए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, गुजरात के लिए भी हो, हिमाचल के लिए, लेकिन क्या उनका छत्रप अपनी स्टेट को संभाल पाएंगे? और बीजेपी जिस तरह से अपना वोट बैंक लगातार बढ़ाते जा रही है, क्या कांग्रेस उस वोट बैंक को रोक पाएगी? गुजरात में सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। जी प्रदीप जी, इसी बात को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे कि एक जो ये संदेश मिला कि मुद्दों की राजनीति करनी होगी, और जो दूसरे दलों को जो मैसेज मिला है इन विधानसभा चुनावों से, हमें ये क्यों देखने को मिलता है कि बीजेपी जो भी जहां कमी होती है उसकी भरपाई करने में वो सफल हो जाती है? और इस बार के चुनाव में तो बेरोजगारी, महंगाई और जो कोरोना की मार लोगों पर पड़ी, इतने सारे मुद्दे थे जिनको भुना सकती थी विपक्षी पार्टियां, लेकिन वो भुना पाने में सफल नहीं हो पाई। ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी वो उस नुकसान की भरपाई कर लेती है लेकिन दूसरी पार्टियां उस दिशा में सोच भी नहीं पाती? भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं वो एकदम अनथक, जिसे कहें, वो श्रम करते हैं। जितना समय वो पार्टी को देते हैं, जितना एकाग्रता से वो अपने काम को लेकर के गंभीर होते हैं, उस तरीके की गंभीरता सारी पार्टियों के नेता लोग अधिकतर नहीं कर पाते हैं। और दूसरी ये बात है कि भाजपा के पास एक पूरी मशीनरी है, उसके अंदर काम का विभाजन हो जाता है और लोगों को दायित्व दे दिए जाते हैं और पूरी की पूरी मॉनिटरिंग होती है। अब जिस तरीके से अमित शाह ने जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश को संभाला, पूरी रणनीति बनाई, एक एक नेता से संपर्क साधा, पार्टी को पुनर्जीवित किया,
और पूरा मोहल्ले तक की राजनीति जो है उसको समझा और समझ करके हर चुनाव क्षेत्र के लिए एक पूरी की पूरी अलग से एक स्ट्रैटेजी तैयार की। उस तरीके की गंभीरता दिखाने की आवश्यकता होती है जो हर पार्टियों के पास या तो साधन की कमी है या समर्पण की कमी है या लोगों की कमी है या लोगों के भीतर कितनी प्रतिभा है उसका समावेश नहीं हो पाता है। तो सब लोग उस तरीके से भाजपा को टक्कर नहीं दे पाते हैं। भाजपा को भी हार मिली है अतीत के अंदर, लेकिन वो पुनः जीवित अपने आप को कर लेते हैं इसलिए कि वो सामूहिक श्रम जिस स्तर का करते हैं उस तरीके का श्रम करने की इच्छा शक्ति बचती नहीं है हार के बाद। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस एक प्रांत में अगर हार जाती है किसी क्षेत्रीय दल से तो उसके बाद आप देखेंगे कि 20 साल 25 साल तक उसकी वापसी नहीं होती है और पार्टी धीरे धीरे शिथिल पड़ती जाती है। अब महाराष्ट्र है, एक बार अपनी ज़मीन खो दी तो आप देखेंगे पार्टी का जनाधार और संकुचित होता चला जाता है। प्रदीप जी, ये तस्वीरें ज़रूर देखने लायक हैं, जिस तरह से फूलों की वर्षा वहां पर की जा रही है और ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करते हुए वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पहले आपने वो देखी जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो झलकियां थी वो भी हमने आपको दिखाई और किस तरह से वहां पर ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह भी आप देख रहे हैं और ये जो फूलों की वर्षा जो की जा रही है और इसके हकदार भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये उन्हीं का मैजिक है, उनका करिश्माई व्यक्तित्व है जिसकी छाप भी देखने को मिलती है, जिसकी धमक भी देखने को मिलती है। और हर राज्य दर राज्य जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी का जो विस्तार हुआ है, जैसा प्रदीप जी भी बता रहे हैं कि 2014 में शायद 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार होती थी और कैसे वो बढ़ता 21 राज्यों तक पहुंच गया और बढ़ गया। फिर थोड़े बहुत 2-3 राज्यों में अगर नुकसान हुआ भी तो फिर उस नुकसान की भरपाई करके अब जो 4 राज्यों में एक बार फिर से जोरदार वापसी की है बीजेपी ने, ये जो मोमेंटम है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। अब गुजरात मिशन पर पूरी तरह से फोकस आ चुका है पार्टी का और 27 साल से जहां पर सरकार रही हो और आप समझ सकते हैं जो सत्ता विरोधी लहर की बात की जाती है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर की काट किस तरह से ये पार्टी ढूंढती है, वो जो बैकरूम स्ट्रैटेजी की बात प्रदीप जी कर रहे हैं, वो इस पार्टी को किस तरह से छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए और अपनी इलेक्शन मशीनरी को, अपनी संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये जो माइक्रो मैनेजमेंट किया जाता है उसके लिए जिम्मेदारी किस किस को सौंपी जाती है और हर कोई जितनी गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ इस काम को, इस जिम्मेदारी को निभाता है, वो फिर चुनावी परिणामों में हमें देखने को मिलता है। जो हमने कल देखा कि 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार थी और जो परिस्थितियां थी, जो सत्ता विरोधी लहर की बात की जा रही थी, जिस तरह से विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लेकिन ये सारे मुद्दे फेल हो गए। इन मुद्दों को उस तरीके से ना भुना पाने में वो विपक्ष सफल हो पाया और जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया वो भी धराशायी हो गया। तो विकास के एजेंडे को रफ्तार देते हुए, जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए, लोगों से संवाद करते हुए, लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाते हुए पार्टी जिस स्तर पर आगे बढ़ रही है और जिस एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और हर राज्य में ये किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, अब उस फहरिस्त में सबसे पहले गुजरात राज्य आएगा। हिमाचल प्रदेश में भी इसी साल चुनाव होने हैं। और प्रदीप जी, नेशनल पॉलिटिक्स पर अगर मैं बात करूं, जो कल राज्यों में नतीजे आए उसके बाद कितने स्ट्रॉन्ग फुट पर आपको नजर आ रहा है फ्रंट फुट पर खेलेगी बीजेपी पार्टी? अब रास्ता बहुत साफ हो गया है, चुनावी डगर कहीं ज्यादा आसान पहले के मुकाबले। दिन इसको कहा जा सकता है। बीजेपी के विषय में उसके विरोधी भी मानते हैं कि बीजेपी में अद्भुत संकल्प शक्ति है जीतने की। जो इच्छा है भाजपा के अंदर हर तरीके के विरोध से निकल करके आगे बढ़ने की, जहां सत्ता में नहीं है वहां सत्ता में आने की इच्छा है, जहां है वहां बने रहने की इच्छा है और उसके लिए पूरा का पूरा जितना राजनीतिक कर्म करने की आवश्यकता है वो करती है। तो इसलिए अब ये जो जीत मिली है इसके बाद बीजेपी कहीं भी रुक करके दम लेने वाली नहीं है। आज गुजरात की जनता को भाजपा ये संदेश दे रही है कि देखिए इतनी बड़ी उपलब्धि है। अगर उत्सव का आप पूरा का पूरा स्केल देखें, जिस तरीके से इस उत्सव को मनाया जा रहा है, जिस तरीके से इसको भव्य बनाया जा रहा है, उससे बार बार एक अनुभूति देने का प्रयास है गुजरात की जनता को कि देखिए
आपके यहाँ के नेता, आपके अपने नेता जो हैं, उन्होंने दूर दूर तक किस तरीके से भाजपा का विस्तार किया है और भाजपा की क्या जो राजनीतिक जो उसकी शक्ति है उसमें किस तरीके से मजबूती दी है उसको जा कर के, तो ये संदेश देने में वो सफल है। अब उसके बाद ये एक दूसरा जो संदेश जाता है वो ये है कि देखिए, जब बाहर वाले उनको इतना मानते हैं, जब बाहर वाले जो हैं उनके साथ खड़े हैं, तो तुम क्यों चूकते हो? तुम्हें भी तो मजबूत करना चाहिए, तुम्हें भी तो पार्टी का साथ देना चाहिए। तो भाजपा एक तरीके से एक मनोवैज्ञानिक अपनी जो उपलब्धि है उसको रजिस्टर कर रही है लोग पब्लिक माइंड के ऊपर। जी देख रहे हैं प्रदीप जी, आप ये काफिला आगे बढ़ते हुए और प्रदेश मुख्यालय में अभी ये मंथन होगा चुनावों को लेकर, रणनीति, ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, रोड मैप कैसे आगे बढ़ना है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।